गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम लेंगे अधिकारों का विकेंद्रीयकरण एवं केंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले लेंगे अधिकारों का विकेंद्रीयकरण। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इस संबंध में इसकी परिभाषाएं और अर्थ लेते हैं। तो एलन के अनुसार विकेंद्रीयकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित एवं स्थायी रूप से अधिकारों का प्रत्यायोजन है। फेयोल ने सीधे साधे शब्दों में परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रत्येक कार्य जिसके अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है। वाइट के मतानुसार उच्च स्तर से निम्न स्तर को अधिकारों का हस्तांतरण केंद्रीयकरण की प्रक्रिया है। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि विकेंद्रीयकरण तब होता है जब अधिकारी अपने अधिकारों एवं दायित्वों को अधीनस्थों को सौंपते हैं। इन अधिकारों के परिणाम स्वरूप अधीनस्थ अपने कार्यों के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इस जो परिभाषा है इसमें कुछ जो विशेषताएं या जो लक्षण इस प्रकार है कि प्रबंध के निम्नतम स्तर पर अधिकाधिक निर्णय लिए जाते हैं। प्रबंध के निम्न स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। संस्था के अधिकांश कार्य प्रबंध के निम्न स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों से प्रभावित होते हैं। ऐसा करने पर अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है। संपूर्ण संगठन की प्रशासकीय इकाई को उप विभागों में बांट दिया जाता है। अधीनस्थों के कार्यों को नियंत्रित रखने के लिए कुछ केंद्रीय नियंत्रण लागू किए जाते हैं। तो ये इसके लक्षण हुए। अब जो विकेंद्रीयकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके कुछ एडवांटेज है, लाभ है। तो विकेंद्रीयकरण के लाभ इस प्रकार है, इससे उच्च प्रबंधकों का कार्यभार कम हो जाता है। अधिकारियों की योग्यताएं एवं पहल शक्ति बढ़ती है। कार्यों का शीघ्र निष्पादन किया जा सकता है। संदेशवाहन में सुविधा रहती है। अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारियों में अनौपचारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है। नई नई विधियों को क्रियान्वित करना आसान हो जाता है। अधीनस्थों पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। स्व उद्देश्य प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट को प्रभावी बनाया जा सकता है। विकेंद्रीयकरण करने से मनुष्यों की निर्देशन क्षमता की जांच हो जाती है। सामान्य ज्ञान वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध अधिक मजबूत हो जाते हैं। विकेंद्रीकरण से समस्त संगठन को एक ही इकाई समझा जा सकता है और उनकी कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। भौगोलिक रूप से विकेंद्रीयकरण कर लेने पर वहाँ की स्थानीय स्थिति का अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। लाभ के साथ इस डिसेंट्रलाइजेशन, इन अधिकारों के जो विकेंद्रीकरण है, इसके कुछ दोष भी है। जैसे एक विकेंद्रीकृत संस्था में अच्छे एवं कुशल कर्मचारियों का पूरा लाभ उठाना संभव नहीं है। अधिक विकेंद्रीकरण विशिष्टीकरण के लाभों से वंचित कर देता है। ये नीतियों की समानता एवं समन्वय को समाप्त कर देता है। विकेंद्रीकरण से कार्यों का दोहराव होने लगता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संगठन में शीघ्र ही परिवर्तन कठिन हो जाता है। संकटकालीन अवस्थाओं में शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से संचालन लागत बढ़ जाती है। विकेंद्रीकरण कर देने से निर्णय में एक रूपता नहीं रह पाती है। प्रत्येक विभाग अपनी कुशलता में वृद्धि करना चाहता है।
चाहे दूसरे की हानि ही क्यों न हो। विकेंद्रीकृत संगठन में कार्य करने के लिए कुशल तथा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का पाया जाना भी कठिन होता है। अब इसमें जो भारत में जो विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है, यानी ट्रेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वो बहुत कम पाई जाती है। भट्टाचार्य के अनुसार भारत में विकेंद्रीकरण व्यावसायिक संस्थाओं की जड़ों में नहीं आ पाया है, यद्यपि भारत इसके प्रयोग से बहुत लाभ होने की संभावना है। अतः भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। भट्टाचार्य ने विकेंद्रीकरण के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे उच्च प्रबंधकों को अधिकारों के केंद्रीकरण की जो परंपरागत विचारधारा है उसको छोड़कर विकेंद्रीकरण को स्वीकार करना चाहिए। केंद्रीकरण करने से कार्य में अनावश्यक देरी होती है और संस्था की कार्य कुशलता में बाधा उपस्थित होती है। कार्यों के संबंध में उत्तरदायित्वों के बिंदुओं को निर्धारित कर देना चाहिए। उत्तरदायित्वों के बिंदुओं के लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। उत्तरदायित्व के बिंदुओं का निर्धारण कर देने के बाद जवाबदेही भी निश्चित कर लेनी चाहिए। लक्ष्यों के आधार पर ही प्रबंधकीय पुरस्कार एवं दंड की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रबंध के सभी स्तरों पर नियोजन के लिए, कार्य क्षमता को मापने के लिए एवं सुधारात्मक कार्य के लिए पर्याप्त संदेशवाहन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रबंधकों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि निम्न स्तर के प्रबंधक अपने ही निर्णय लें और उन्हें लागू करें। प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया संगठन के प्रबंधकों की वर्तमान निर्णय क्षमताओं को ध्यान में रखकर तय करनी चाहिए। और लास्ट में लिखा है उन्होंने, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के विभक्तीकरण में एक साथ पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। उसके बाद अधिकारों का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले इसकी परिभाषा एवं अर्थ। एलेन के अनुसार किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित करने को केंद्रीकरण कहते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक संगठन तब केंद्रीकृत कहलाता है जब व्यवसाय से संबंधित अधिकांश निर्णय अधिकारियों द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं तथा कार्य करने वाले कोई निर्णय नहीं ले सकते। दूसरे शब्दों में, जिन संगठनों में अधिकारों का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण नहीं किया जाता है वहाँ केंद्रीकरण होता है। इसके कुछ लक्षण हैं सेंट्रलाइजेशन के, जैसे संस्था के सभी निर्णय उच्चाधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। अधीनस्थ केवल कार्य करते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत ही कम किया जाता है। उच्चाधिकारियों के हाथों में सारे अधिकार रहते हैं। अब इस सेंट्रलाइजेशन जो है, अधिकारों का केंद्रीकरण, इसके कुछ लाभ भी है। वो इस प्रकार है, समान नीतियों का पालन किया जा सकता है, समन्वय करना सरल हो जाता है, विशिष्टीकरण एवं प्रमापीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, किसी भी इकाई के अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है, उच्च कुशलता प्राप्त कर्मचारियों की सेवा का पूरा लाभ उठाया जा सकता है, वर्तमान कर्मचारियों को लोचपूर्ण तरीके से अधिकाधिक रूप से प्रयोग करना संभव है, श्रम एवं लागत संचय साधनों का प्रयोग सुविधापूर्ण तरीके से किया जा सकता है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आसानी से समायोजन किया जा सकता है, कर्मचारियों के खाली समय का सदुपयोग संभव है, नए कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सकता है, कई प्रशासकीय समस्याओं की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे उच्च प्रबंधकों का काफ़ी समय एवं शक्ति दिन प्रतिदिन के कार्यों में लग जाती है, अधीनस्थों में प्रबंधकीय ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है, निम्न स्तर पर कार्यों में शीघ्रता लाना प्राय असंभव होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए
ऊपर से अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। निम्न स्तर के कार्यों के संबंध में निर्णय उच्चाधिकारी ही लेते हैं, अतः अच्छे संदेशवाहन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। केंद्रीयकरण से मनोबल, रुचि आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनौपचारिक समूहों का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अधीनस्थों का महत्व समाप्त हो जाता है। इस तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में आज चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।